Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete section C जो कि है ग्रामर से और है ये क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर. सो हम A और B पार्ट को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब करेंगे C और D इस वीडियो में. तो फुल वॉच करनी है आपको. तो सेक्शन सी से हम 6 क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है गिवन इन द ब्रैकेट जो कि ब्रैकेट में दे रखी है. तो फर्स्ट है हमारा इसमें 6 का द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दे रखा है तो स्टार्ट दे रखा है तो हम यहाँ पे कर देंगे विल स्टार्ट. ओके, तो ये फ्यूचर में पहुंच जाएगा. विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ. एनुअल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ. सेकेंड हम देखेंगे टाउन्स. डैश दे रखा है, डैश में हमें चेंज की कंप्लीट फॉर्म फिल करनी है. तो टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज मीन्स हैव चेंज्ड आ जाएगा. मीन्स ये यहाँ पे चला जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस. तो यहाँ पे हम देखेंगे टाउन्स हैव चेंज इनटू सिटीज दीज डेज. इन दिनों जो कस्बे हैं वो शहरों में बदल गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टाउन्स हैव चेंज हो जाएगा. अब देखते हैं आगे. ये हमारा 1 मार्क्स का रहेगा. चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. तो यहाँ पे भी हमें अल्टरनेटिव्स जो दे रखे हैं जैसे ए दे रखा है, बी है, सी है, डी है, इनमें से कोई एक चूज करना है करेक्ट. सो हम थर्ड वाला देखेंगे दिव्या प्रताप. ठीक है, दिव्या प्रताप है. यहाँ पे दिव्या प्रताप सिंगल है. ओके, एक किसी व्यक्ति का नेम है तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे. ओके, सो दिव्या प्रताप हैज़ सिंगुलर नाउन्स के साथ सिंगुलर हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा. प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ होता है. रिसेंटली दे रखा है तो यहाँ पे हम यही करेंगे क्योंकि हैव तो इसमें भी आ रहा है, बट हमें जब प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस कंप्लीट करना है तो आगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है? तो सी वाले में है. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ रिवाइज्ड. दिव्या प्रताप हैज़ रिसेंटली रिवाइज्ड हिज सिलेबस. अब फोर्थ वाला देखते हैं हम. संजना डैश फूड एट दिस टाइम टुमारो. मतलब विल बी कुकिंग, वो खाना पका रही होगी कल. तो यहाँ पे हम विल बी कुकिंग को कंप्लीट कर देंगे, फिल कर देंगे. हम ऑप्शन यहाँ से देख लेंगे. देखिए यहाँ पे विल कुकिंग है, विल बी कुकिंग है, इज कुकिंग है और कुक्स है. तो हमें यहाँ पे चारों में से कौन सा करेक्ट करना है? तो हमें करेक्ट करना है यहाँ पे विल बी कुकिंग, मतलब खाना बना रही होगी. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इन सेंटेंसेज को आपको री राइट करना है चेंज करके इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. मीन्स डायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करना है. तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आपके आ चुके हैं. तो चलिएगा करते हैं. फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट देखेंगे आप इधर. श्लोक सेड टू यथार्थ. श्लोक ने यथार्थ से कहा लेट्स प्ले चेस. क्या, चलो चेस खेलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उसका हो जाएगा इनडायरेक्ट में श्लोक सजेस्टेड टू यथार्थ. श्लोक ने सजेस्ट किया यथार्थ को दैट दे शुड प्ले चेस, कि उनको चेस खेलना चाहिए. इसी तरह से हम सेकंड वाला देखेंगे. लवीसा सेड टू भोजराज. लवीसा ने भोजराज से कहा डू यू रीड दिस बुक टुडे. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में. लवीसा आस्क्ड भोजराज इफ ही. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो इफ से कंजक्ट कर देंगे. इफ ही रीड दैट बुक दैट डे. टुडे को किस में चेंज करेंगे? तो दैट डे में. ओके, और दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे. ये हो गए हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं 8 वाला क्वेश्चन. हमारा 8 क्वेश्चन है. 8 में है फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट्स. कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आएगी. यहाँ पे देखेंगे स्लो एंड स्टीडी. तो यहाँ पे विंस आएगा, विंस द रेस. ये हमारा मुहावरा भी है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. जो कभी कभी स्लो होते हैं वो रेस को जीत जाते हैं. जैसे कछुआ वाली कहानी सुनी होगी आपने, खरगोश वाली. तो विंस आएगा यहाँ पे. सेकंड वाला देखते हैं पीपल. जब लोग हैं और ज़्यादा हैं तो क्या लगेगा? वर. सेलिब्रेटिंग दिवाली. लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे. ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं.
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस भी आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, वर्ब एग्री सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है एक्टिव को। यहाँ फर्स्ट दे रखा है हु स्टोल द वॉच, क्वेश्चन मार्क है, वॉच को किसने चुराया, तो बाय हुम वॉज द वॉच स्टोलन, वॉच किसके द्वारा चुराई गई। ओके अब सेकंड हम देखेंगे डिड सी राइट अ स्टोरी, मीन्स क्या उसने स्टोरी लिखी। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको वॉज अ स्टोरी रिटन बाय हर, हाँ उसके द्वारा स्टोरी लिखी गई। अब यहाँ पे 10 वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, 10 में है फ्रेम करना है क्वेश्चन को ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए आंसर दे रखा है कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, कमल 7 घंटे तक पढ़ सकता है। सो हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, कितने टाइम से मतलब वो पढ़ सकता है, ठीक है कितनी देर से। तो यहाँ पे हम कैन कमल रीड, हम आंसर को देखेंगे देन उसी के जैसा हमें क्वेश्चन मेक करना होगा। जैसे हाउ लॉन्ग, अब क्वेश्चन में के आंसर में कैन आ रहा है तो हमें क्वेश्चन में भी कैन ही लाना है, हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड। सेकंड है यहाँ पे ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग करना है। जैसे यहाँ देखेंगे प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, अब इसको हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो ये देखेंगे प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, प्रद्युमन इंग्लिश पढ़ाएगा। तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा, वुडंट ही, क्या वो नहीं पढ़ाएगा। ओके इस तरह से हम करते हैं। अब देखते हैं हम सेक्शन डी, हमारा सी सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिएगा बढ़ते हैं डी की तरफ। और ये जो डी सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इस पर हमारी प्रोज पोइट्री, ठीक है सारी बुक्स भी आ जाती है, जो भी आपकी बुक्स है वो सब आ जाएंगी इसमें। तो 11 क्वेश्चन है हमारा। पहले हमें क्या करना है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है जो पैसेज दी गई है, और फिर उसमें से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो चलिएगा इस पैसेज को पढ़ते हुए, ये पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि आपके चैप्टर से है। देयर वॉज अ गर्ल नेम वल्ली अम्मई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक गर्ल है जिसका नेम है बल्ली अम्माई, ठीक है उसको शॉर्ट में बल्ली भी बोलते हैं, मतलब उसका छोटा नाम जो है बड़े नाम को ना बोल के छोटा बोल देते हैं, तो शॉर्ट में हम बल्ली बोलते हैं। सी वॉज 8 years old, अब पढ़ते जाना ध्यान से, आप समझते जाना वो कितने साल की है, तो 8 years की है। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो बहुत उत्सुक है। क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, मतलब चीज़ों को जानने के लिए, जैसे किसी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है ना, तो वो वैसी है। हर favorite pastime was standing in front doorway of her house watching what was happening in the street outside। अब उसका जो फेवरेट पास टाइम है, मतलब जो भी वो अपना समय बिताती है, वो कहाँ बिताती है, तो फ्रंट डोरवे पर, मतलब दरवाजे के सामने खड़ी रहती है अपने घर के, और वॉच करती रहती है, देखती रहती है कि क्या क्या सड़क पे हो रहा है, स्ट्रीट पे क्या क्या हो रहा है बाहर की साइड, तो ये चीज़ें वो देखती रहती है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज, उसके साथ के कोई भी उसकी एज के या फिर उसके साथ खेलने वाले उसके कोई भी मतलब फ्रेंड नहीं है। ऑन हर स्ट्रीट, उस स्ट्रीट पर। दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, केवल वहाँ वही रहती है। फिर देखेंगे हम यहाँ पे वट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी विट इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, कि वो दरवाजे पे जब खड़ी रहती है तो वही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होती है, उसी से वो मज़ा करती है अपना, ठीक है पूरा टाइम उसमें लगा देती है, जबकि जो बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं उनमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जब वो स्ट्रीट को देखती है तो उसको बहुत सारे मैनी न्यू अनयूजुअल, जो उसने कभी सोची ना, इस तरह के एक्सपीरियंस भी मिल जाते हैं उसको। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग जो है वो है ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, कि जितनी भी बस ट्रैवल करती हैं, चलती हैं उधर से, उसके गांव से लेकर उसके नियरेस्ट टाउन तक, तो उन चीज़ों को वो देखती है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, उसके सामने की जो सड़क है वहाँ से हर घंटे कोई ना कोई बस गुजरती है। ईच आवर वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन में आती है, एंड वंस कमिंग बैक, और फिर वापस आती है, जाती है और आती है। The sight of the bus filled each time with a new set of passenger, जब वो देखती है, साइट मीन्स होता है दृश्य, देखना, जब वो साइट करती है बस को
तो वो फिल होती हैं, पूरी तरह से भरी हुई होती हैं न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स से। जो भी यात्री होते हैं वो नए नए पैसेंजर्स उसको दिखते हैं, नई नई शक्ल दिखती हैं उसको। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। और यही एक सोर्स है, यही एक जरिया है कि बल्ली बहुत ज़्यादा खुश रहती है इन चीज़ों को देखकर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वल्ली वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। तो कितने ईयर्स की थी? अभी यहाँ पे देखो आपका आ गया सबसे ऊपर ही यही क्वेश्चन था कि बल्ली कितने साल की थी, तो 8 ईयर्स की थी। तो यहाँ हम किस पे टिक कर देंगे? 8 ईयर्स पे। ओके, सेकंड है वल्ली वॉज स्टैंडिंग एट द। बल्ली कहाँ खड़ी होती थी? तो फ्रंट डोर पर, मतलब अपने घर के सामने खड़ी हो जाती थी, दरवाजे पर। ओके, तो फ्रंट डोर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड बल्ली हैव। तो मैंने अभी बताया कि बल्ली के साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था, ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स, कोई भी प्लेमेट्स नहीं था, वो किसी के साथ नहीं खेलती थी। तो यहाँ पे हम आंसर पे नन कर देंगे। ओके, अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो हमें बताता है व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बल्ली। बल्ली के लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग्स क्या थी? तो यहाँ हमारा दे रखा है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल। जो बस उधर से गुजरती थी बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यही मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग थी बल्ली के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट अबाउट बल्ली। आपने इस पैसेज को पढ़ा, बल्ली के बारे में पढ़ा, कोई वो कैसी लड़की थी, तो उसके ही बारे में आपको पैसेज से ही कुछ लाइंस आपको बेस्ड ऑन पैसेज के ऊपर ही, बल्ली के ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है, ठीक है। तो वो भी करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस बल्ली के लिए लिखी हुई हैं बल्ली के बारे में। तो बल्ली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल। बल्ली एक 8 साल की लड़की थी। बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। हाउएवर सी वॉज अ वेरी क्यूरियस गर्ल। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक लड़की थी। सी स्पेंड हर टाइम स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वो अपने घर के दरवाजे पर बाहर खड़ी हो जाती थी। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग, और देखती रहती थी कि बाहर क्या क्या हो रहा है स्ट्रीट पे आउटसाइड। बल्ली ऑन द होल कैन बी डिस्क्राइब। बल्ली को हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करें तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, जॉयफुल भी थी, खुश भी रहने वाली थी, डिसिप्लिन्ड भी थी, स्मार्ट भी थी, बोल्ड भी थी एंड मैच्योर गर्ल भी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बल्ली वाला। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th। राइट द सिमिलर वर्ड। हमें अब सिमिलर वर्ड देना है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से ही। तो ऑब्जर्विंग, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना, तो उसका अपोजिट सिमिलर वर्ड हो जाएगा साइट, ठीक है। साइट मीन्स भी देखना होता है। चलिएगा अब करते हैं नेक्स्ट पैसेज जो और लगा के लिखा हुआ है। इस पैसेज को भी हमें कंप्लीट करना है। इसमें से भी क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये है आपका मिसविल वाला चैप्टर, मैक्सवेल वाला। तो आपने पढ़ा ही होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न किए होंगे। तो चलिएगा अब इस पैसेज को करते हैं कंप्लीट ईजी वे में। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं मिस और मैं लंदन में एक मंथ के लिए रुके। एंड ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज। जो मिसविल था, उसका जो ऑटर था, वो क्या करता था, वो घंटों तक खेलता रहता था अपने सिलेक्शन ऑफ टॉयज से। जो उसके टॉयज थे जैसे पिंग पोंग बॉल हो गई, मार्बल हो गई, रबर फ्रूट हो गई, ठीक है, एंड टेरेपिन सेल। टेरेपिन सेल होता है जो कछुए का ऊपर का कवर होता है। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम द नेटिव मार्सेस। जो कि वो उसके नेटिव मार्सेस से लाया था, मतलब जहाँ पे वो ऑटर रहता था ना मिसविल, वहीं उसी दलदल से वो लेके आ गए थे क्योंकि वो गंदगी में से आया था। विद अ पिंग पोंग वॉल ही इन्वेंटेड अ गेम। पिंग पोंग वॉल से मिसविल ने एक गेम इन्वेंट किया था अपना खुद का। कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, जिससे वो काफ़ी टाइम निकाल देता था उसके साथ खेलने में। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक। जो सूटकेस था इराक से लाया गया था। हैड बिकम डैमेज, वो डैमेज हो चुका था। ऑन द जर्नी होम, घर की यात्रा में, घर तक आने में। सो दैट द लिड वैन क्लोज्ड, जब उसका ढक्कन क्लोज कर दिया जाता था। तो जो मिसविल था वो काफ़ी टाइम तक अपने उसी गेम में लग जाता था। एंग्रॉस्ड होता है मीन्स किसी काम में लग जाना। और एक जो सूटकेस था जो इराक से लाया गया था वो डैमेज हो चुका था जर्नी में, यात्रा में। सो दैट द लिड, जो उसकी लिड थी, लिड मीन्स होता है ढक्कन, ठीक है, या कवर। जो उसकी लिड थी वो क्लोज, वैन क्लोज, जब क्लोज की गई थी तो रिमेन्ड एट अ स्लोप, स्लोप में बदल चुकी थी, मतलब ऐसे करके जो ढाल बन जाता है ना, यहाँ से आए यहाँ फिसल गए। फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड
रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो जो मिस था ना उसके लिए वो गेम बन चुका था, जैसे कि ऐसे करके वो बॉक्स रख दिया ढलान से और यहाँ वो गया इधर से, उसने यहाँ बॉल रखी और बॉल नीचे आई, फिर वो इधर आता था भाग के और यहाँ से बॉल को पकड़ लेता था। तो ये इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बर्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम हाइड फ्रॉम इट, वो क्या करता था, घात बना के एकदम से एम्बस मूड में, ठीक है, बॉल को देखता रहता था और उसको पकड़ लेता था। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और उसको ऐसा लगता था जैसे कि एकदम से उसको सरप्राइज मिल गया। ओके, सो चलिएगा इसके भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नंबर 1 है हमारा मिज प्लेड विद, मिज किसके साथ खेलता था, तो मेन उसका जो गेम था वो था पिंग पोंग बॉल, ठीक है, बास्केटबॉल नहीं था, कॉर्क बॉल भी नहीं था, क्रिकेट बॉल भी नहीं था, पिंग पोंग बॉल से वो खेलता था। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हु इन्वेंटेड अ गेम, गेम किसने इन्वेंट किया, तो आपको पता है ना गेम किसने इन्वेंट किया, मिज ने, वो उसने खुद अपना गेम इन्वेंट किया। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, राइटर हैड टेकन द सूटकेस टू, राइटर सूटकेस को कहाँ से लेके आया था, तो वो लाया था इराक से, इराक आपने पढ़ा ना उसमें इराक आ रहा था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम, मिज ने किस तरह से डिस्कवर किया गेम को, तो यहाँ पे आप कर लेंगे मिज डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस द बॉल, वो बॉल को जैसे रखता था ऑन द हाई एंड ऊपर की तरफ, इट वुड रन डाउन, तो वो नीचे की तरफ आती थी लेंथ की तरफ ऑफ द सूटकेस, ठीक है, तो ये उसने गेम अपने आप से डिस्कवर कर लिया। ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर। अब फिफ्थ का आंसर देखते हैं, राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में जो मिजविल के प्लेइंग आइटम्स थे वो डिस्क्राइब किए गए हैं, तो उनके बारे में बताइए। तो उसके जितने भी प्लेइंग आइटम्स थे वो थे जैसे अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, जैसे पिंग पोंग बॉल हो गया, मार्वल्स हो गया, रबर फ्रूट्स एंड टेरेपिन सेल। ओके, यहाँ तक आप कर लोगे, ये उसके खेलने के आइटम्स थे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 6th वाला, राइट द सिमिलर वर्ड, आपको सिमिलर वर्ड देना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। जैसे ट्रैवल, ट्रैवल का सिमिलर वर्ड क्या होगा, ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना और जर्नी मीन्स भी यात्रा करना होता है, तो जर्नी हो जाएगा। ओके, यात्रा, जो भी हम यात्रा करते हैं इधर से उधर घूमते हैं ना, ट्रैवलिंग, उसी को जर्नी भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 12। तो 12 क्वेश्चन हम करेंगे इजी वे में, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें 3 के आंसर्स देने हैं। ओके, सो इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, कम से कम 20 या 30 शब्दों में तो होना ही चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द सरमन एट बनारस चैप्टर से, तो ये यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, किस्सा गौतमी एक जगह से दूसरी जगह घरों में क्यों घूम रही थी, तो क्यों घूम रही थी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो चुकी थी। यहाँ देखिए मैंने लिखा है इसका आंसर, किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर हर सन डाइड, जब उसका बेटा मर गया था, टू आस्क फॉर मेडिसिन, किसके लिए घूम रही थी, तो मेडिसिन के लिए, कोई मेडिसिन दे दो, ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, जिससे मेरा बेटा दोबारा से जिंदा हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप चैप्टर पढ़ के समझ लेना, चैप्टर से ही आपके क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग, तो ये कुर्ग चैप्टर से है, ठीक है, वेयर इज कुर्ग, तो कुर्ग कहाँ है। ओके, सो यहाँ सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, कुर्ग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, हाफ वे बिटवीन द सिटीज ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। ओके, सो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर 12 का। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, ये है ए बेकर फ्रॉम गोवा से, ठीक है। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, जैक फ्रूट तो सभी को पता है ना, कटहल, तो कटहल किस तरीके का दिखता था, देखेंगे अपीयरेंस क्या था इसका। इट मीन्स, इसका मतलब था हैविंग प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। प्लम्प फिजिक क्या होता है, मासल, जैसे आप बोल सकते हैं प्लम फिजिक को थोड़ा सा मोटा शरीर होना, ठीक है, मोटा शरीर, ये हम बोल सकते हैं। तो इट मीन्स जैक फ्रूट को क्या भी बोल सकते हैं, हैविंग अ प्लम फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट, जैक फ्रूट की तरह थोड़ा सा उसका मोटा सा शरीर था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वेयर डिड एनी फ्रैंक हाइड,
एने फ्रैंक ने अपने आप को कहाँ छुपाया था ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन? तो जर्मन ऑक्यूपेशन क्या है? जर्मन ऑक्यूपेशन है जर्मन कब्जा। जर्मनी लोगों ने जब कब्जा करा था, ठीक है, तो जो एनी फ्रैंक थी उसने अपने आप को कहाँ छुपाया था उस दौरान? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से आपका ये दे रखा है क्वेश्चन। चलिएगा इसको भी करते हैं कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एनी फ्रैंक हाइड इन द स्ट्रीट एनेक्स। एनेक्स मीन्स होता है उपभवन इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में एक उनका अपना भवन था ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन। उसके दौरान जब एनी फ्रैंक ने छुपाया था, कब छुपाया था? तो जर्मन ऑक्यूपेशन के टाइम पर, मीन्स जर्मन कब्जा जब कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने एनेक्स कर लिया था अपने आप को एम्स्टर्डम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है, कोई भी एक। यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी, ओके। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर होगा, तो ये लॉन्ग आंसर रहेगा आपका, इसलिए अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है ताकि आप अपने आप से भी बना के लिख सको। जरूरी नहीं है कि आपको रटना है, ओके। डोंट पैरट। आपको क्या करना है कि अच्छे से चैप्टर समझ लेना है कि चैप्टर में बोला क्या जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? रिस्क क्या है, ठीक है, मैं रिस्क ले लूंगा, बट रिस्क क्या है? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? नरेटर इसको क्यों लेगा? तो द ब्लैक एरोप्लेन से ये लिया गया है। आपकी जो फ्लाइंग की स्टोरीज है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उससे ये लिया गया है। तो चलिएगा यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन का आंसर निकाला है, चलो करते हैं इसको। अ ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रेविंग अप। जो ह्यूज स्टॉर्म थी वो ब्रेविंग हो रही थी अप, एंड द नरेटर वाज कीन टू रीच हिज होम। नरेटर चाहता था कि वो अपने घर पे पहुंचे, टू स्पेंड हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताए विद हिज फैमिली के साथ। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया फ्लाई टुगेदर द स्टॉर्म, कि वो स्टॉर्म के साथ जो तूफान है उसी के साथ साथ उड़ेगा। एज ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस, वो चांस मिस नहीं करना चाहता टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलने का, एट ब्रेकफास्ट टाइम पर। सो दस ही टुक द रिस्क, इसलिए उसने रिस्क लिया। इवन व्हेन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म, लेकिन उस टाइम पर जो विजिबिलिटी थी, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, स्टॉर्म टाइम पर जीरो थी विजिबिलिटी, उसके बाद भी उसने रिस्क लिया था और वो उसने फ्लाइट भरी अपनी। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, एक लंबी यात्रा स्वतंत्रता की तरफ, ठीक है, लंबा कदम, लॉन्ग वॉक, नेल्सन मंडेला से है। और इसका आंसर हम करते हैं, ये लॉन्ग आंसर रहेगा आपका। सो आप भी थोड़ा सा एक्साइटेड रहें पढ़ने के लिए चैप्टर्स। चलिएगा इसको करते हैं। विद एज एंड एक्सपीरियंस, एज और एक्सपीरियंस के साथ, मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मंडेला ने रियल मीनिंग समझी फ्रीडम की। एज यंग बॉय, जैसे वो जब वो यंग बॉय थे, ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, तो वो सोचते कि देखिए हमारा जन्म ही फ्री होने के लिए हुआ है। बिलीव दैट द लॉन्ग एज ही ओवेड हिज फादर एंड अवॉइडेड, अवॉइडेड मीन्स होता है पालन करना, वो अपने फादर की जो भी बातें होती थी उसको पालन करते थे, कस्टम्स को मानते थे, जो भी रिचुअल्स होते हैं, कस्टम मीन्स जो परंपरा होती है, ठीक है, तो वो इन कस्टम्स को मानते थे, अपनी कस्टम किसको? अपने ट्राइब के, अपनी जाति के। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, वो फ्री रहते थे, कोई भी एवरी पॉसिबल मैनर हो वो फ्री रहना चाहते थे। ही एज ही ग्रो ओल्डर, जब वो बड़े होते गए, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। वो उन्होंने अपने जो उनके विचार थे उनको डोमिनेट करना शुरू किया, कि अपनी मतलब जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को सही से चलाने के लिए उनको फ्रीडम की तरफ रेज करना पड़ेगा, अपना कदम उठाना पड़ेगा। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट, फिर उन्होंने रियलाइज किया, ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, कि जब वो अपने बॉयहुड में थे तो वो सेल्फिश थे, क्योंकि वो केवल अपने अपने बारे में सोचते थे, बट अब उनको रियल फ्रीडम चाहिए सभी के लिए। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, कि ये केवल उनकी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज बींग कर्टेल्ड। कर्टेल मीन्स होता है कम करना, ठीक है। फिर उन्होंने इस चीज़ को कम कर दिया कि केवल अपनी अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, ओके, घटाना या कम करना हम कह सकते हैं, कर्टेल मीन्स, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, लेकिन सभी जितने भी काले लोग हैं, ब्लैक पीपल के लिए ही तो ये चल रहा था, जो फ्रीडम उनको चाहिए थी नेल्सन मंडेला को। तो वो चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके लिए फ्रीडम चाहिए,
इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइज। किससे? फियर से, जो लोग डरते हैं, डर से फ्रीडम चाहिए। प्रेजुडाइज मीन्स होता है बेटा पक्षपात। जो लोग मतलब भेदभाव करते हैं ना, पक्षपात करते हैं, ये काला है ये गोरा है, तो उनको वो भी चाहिए था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस फियर को सबको हटाना चाहिए पक्षपात वाले से। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। तो वाइडेंड मीन्स होता है कि एज एंड एक्सपीरियंस, जो हमारा एज है, ठीक है, या फिर हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वाइडेंड है, ठीक है। वाइडेंड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाना, हमारे देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम की तरफ हम पूर्ण रूप से देख पाएँ, वाइडेंड कर पाएँ। ओके, तो ये उनका नज़रिया था, किसका? नेल्सन मंडेला का। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये लॉन्ग क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। एक क्वेश्चन आएगा आपका 40 वर्ड्स में लिखने के लिए, जो कि होगा 3 मार्क्स का। ऊपर था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो थोड़ा लॉन्ग रखना था आपको। अब आता है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। आपको द प्रपोजल, आपका चैप्टर है द प्रपोजल से आपको नतालिया का कैरेक्टर स्केच लिखना है, उसके चरित्र का वर्णन करना है। तो यहाँ मैंने आंसर दिया है नतालिया का कैरेक्टर स्केच। चलिए पढ़ते हैं। नतालिया इज़ अ यंग गर्ल ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स की एक अच्छी खूबसूरत सी लड़की थी। सी इज़ लोमोवोज नेवर। वो लोमोवो की नेवर थी। नेवर मीन्स होता है पड़ोसी, ठीक है। तो किसकी पड़ोसी थी? लोमोवो की। नतालिया इज़ टू स्मार्ट। नतालिया बहुत स्मार्ट भी थी और फॉर हर एज, अपनी एज पर। सी हैज़ कनिंग माइंड। वो बहुत ज़्यादा कनिंग माइंड की थी, मतलब तेज, चतुर जो होते हैं, ठीक है। कनिंग होता है एकदम से तेज तर्राक जो होते हैं, ऐसे माइंड की थी। एंड यूजेस हर प्रेजेंस ऑफ माइंड टू गो विद द फ्लो ऑफ सिचुएशंस एंड टर्न थिंग्स इन हर बेनिफिट्स। अपने बेनिफिट के लिए वो चीज़ों को बहुत जल्दी से सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल देती थी। सी इज़ अ गुड हाउस कीपर। वो अच्छी हाउस कीपर थी। एंड इज़ नॉट बैड लुकिंग। और वो ऐसी भी नहीं थी कि बुरी दिखती हो, अच्छी खासी थी, सुंदर थी। सी इज़ स्टिल अनमैरिड। लेकिन अभी तक अनमैरिड थी। अनमैरिड मीन्स जिसकी शादी ना हो। हर फादर कॉल्स हर अ लोवसिक कैट। उसके फादर उसको बोलते थे लोवसिक कैट, ओके, लोवसिक कैट के नाम से बोलते थे। सी इज़ एजुकेटेड। वो पढ़ी लिखी भी थी, बट डजंट सीम सो। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं दिखती थी, पढ़ी लिखी थी। सो नतालिया इज़ ऑल्सो वेरी क्वेरलसम। क्वेरलसम मीन्स होता है झगड़ालू, ओके। नतालिया कैसी थी? थोड़ी सी झगड़ालू टाइप थी। हाँ, ऐसे लिखा जाएगा, झगड़ालू, ओके। नतालिया थोड़ी झगड़ालू भी थी, क्वेरलसम थी, एंड एब्यूजिव भी थी। एब्यूजिव मीन्स होता है बेटा अपमानजनक, या फिर हम बोल सकते हैं जो निंदापूर्ण होती है, जिसकी लोग वक्त निंदा करना शुरू कर देते हैं ना, कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा काम नहीं किया, तो उस टाइप की भी थोड़ी सी एब्यूजिव थी। सी इज़ एम्बिशियस टू। वो एम्बिशियस भी थी। एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी, तो वो थोड़ी सी एम्बिशियस भी थी, ओके। व्हेन सी लर्न लोमोव हैड कम टू प्रपोज टू हर। जब उसको पता पड़ा कि हाँ प्रपोज करने के लिए लोमोव आ रहा है, सी बैकट्रैक्स। बैकट्रैक मीन्स होता है पीछा करना, ओके, ऑन हर स्टैंड एंड एग्रीज टू लोमोवोज आर्ग्यूमेंट। और वो एग्री हो गई लोमोवो से आर्ग्यूमेंट करने के लिए। बैक ट्रैक मीन्स होता है पीछा करना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नतालिया का कैरेक्टर हमने यहाँ पे बता दिया कि वो किस तरह की थी। थोड़ी कनिंग थी, ओके, एम्बिशियस भी थी, एब्यूजिव भी थी, इस टाइप की थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे द क्वेरलिंग ऑफ नतालिया एंड लोमोव। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मतलब रीजन क्या था लड़ाई के पीछे, नतालिया और लोमोव की जो लड़ाई हुई थी। तो चलिएगा इसी को करते हैं इसका आंसर कंप्लीट। यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए, लोमोव हैज़ कम टू नतालियाज हाउस टू प्रपोज टू हर। लोमोव नतालिया के घर आया था प्रपोज करने के लिए उसे। वैन सी कम्स आउट टू स्पीक विद हिम, जैसे ही उसने बात करना शुरू किया उससे, ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स। वो
बेफालतू की बातों को करना उसने स्टार्ट कर दिया। इररिलेवेंट मीन्स होता है बेमतलब, ठीक है, फालतू की चीज़ें। एंड देन मेंशन ऑक्सन मिडो, और फिर ऑक्सन मिडो के बारे में बात करने शुरू कर दी। ऑक्सन मिडो ज़मीन का टुकड़ा था उनका, अ पीस ऑफ लैंड नियर नतालियाज लैंड, नतालिया की जो जगह थी, खेती थी, उसके ही पास था। ही क्लेम्स इट टू बी हिज, उसने क्लेम करना शुरू किया कि ये मेरा है। एंड नतालिया ऑन, और फिर नतालिया ने भी मतलब वही शुरू कर दिया, हियरिंग इट, सुनना उसको, स्टार्ट एजर्टिंग। एजर्ट मीन्स होता है जोर देकर बोलना। फिर उसने जोर देकर एकदम से तेज से कहा दैट द लैंड वॉज हर्स, कि वो लैंड तो उसकी है। He keeps saying that he has the papers to prove, उसे बोला कि मैं पेपर मेरे पास पेपर्स है प्रूव करने के लिए कि लैंड मेरी है। बट नतालिया इज नॉट प्रिपेयर टू हियर एनी आर्ग्यूमेंट, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। एंड दे स्टार्ट क्वेरलिंग ऑन दिस इशू, उसने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया इस इशू को लेके। नतालिया वॉज नॉट अवेयर दैट लोमोव हैड कम टू हर विद अ प्रपोजल मैरिज, नतालिया मतलब ये अवेयर ही नहीं थी इस चीज़ से कि लोमोव उसके लिए प्रपोजल लेके आया शादी के लिए। एंड नॉट फॉर क्वेरलिंग, कि वो झगड़े के लिए नहीं आया है। अबाउट अ पैच ऑफ लैंड, एक पैच के लिए, एक हिस्से के लिए जमीन के वो झगड़ा करना शुरू कर रहे हैं। हैंस सी बिहेव्ड फुलिसली, और उन्होंने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बिहेव किया, आर्ग्यूड की दो लोमोव एंड एविडेंस ऑफ हिज ऑनरशिप। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आंसर कंप्लीट। झगड़ा किस लिए हुआ था? एक ऑक्सन मिडो के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए। ओके, सो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, उसमें से एक आपको कंप्लीट करना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इनके आंसर्स भी देने होंगे आपको इस पैसेज में से, इस जो भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमें से। तो ये पोएम से है आपकी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, उसमें से है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसे, इफ़ एवर यू शुड वी गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। अगर बाय चांस आप ईस्ट की तरफ जंगलों में चले जाते हैं, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है वहाँ पे ईस्ट में, जब आप जंगल में जा रहे होते हैं, यू आर लाइकली टू एनकाउंटर अ ह्यूज एंड टेरिबल एनिमल, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, मतलब एक बड़ा सा आपको एनिमल, जंगली जानवर दिख जाए टुवार्ड्स यू, बहुत ज़्यादा भयानक हो, जो टेरिबल हो। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और वो आपकी तरफ इतने भयानक तरीके से, जब आप नोटिस कर लें तो वो आपकी तरफ एकदम से भयानक तरीके से लाउडली रोर करे, बहुत ज़्यादा तेज से दहाड़ दे, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? ऐसा लगेगा आपको आपकी तो वहीं पे गोइंग टू डेथ, कि आप मर गए। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, क्या आप जानते हैं, कम टू नो दैट इट इज़ द एशियन लॉयन, कि ये तो केवल एशियन लॉयन ही कर सकते हैं। तो इसी में से हमें यहाँ से आंसर्स देने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ है हमारे। तो क्वेश्चन ये है इधर, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर टू गो टू नो द एशियन लॉयन। ठीक है, तो एशियन लॉयन को आप देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टू जंगल इन द ईस्ट। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा? द एशियन लॉयन इज फाउंड इन द जंगल ऑफ द ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में आपको एशियन लॉयन मिल जाएंगे इजीली। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द एशियन लॉयन। एशियन लॉयन किस तरीके का एनिमल है? तो अभी मैंने बताया कि वो एकदम से दहाड़ता है तेज से। उसके फीचर्स के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह का है, तो यहाँ हम दे सकते हैं द एशियन लॉयन इज लार्ज इन स्टेचर, मतलब एक स्टेचर में वो लार्ज होता है, मतलब साइज में बड़ा होता है। ठीक है, इट इज ब्राउनिश येलो इन कलर, ब्राउनिश येलो कलर का होता है। इट रोर्स वेरी लाउडली, तेज से चिल्लाता है। द साउंड ऑफ इट्स रोर इज सो टेरिबल, बहुत ज़्यादा भयानक दहाड़ होती है उसकी। हियर दैट इट कैन मेक वन ऑलमोस्ट डाई, ऐसा लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल डर की वजह से, फियर से मर गए, इतनी तेज से वो दहाड़ेगा। द एशियन लॉयन इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो आपको जो एशियन लॉयन है वो ईस्ट एशियन कंट्रीज में मिल जाएंगे, ईस्ट इंडियन एशियन कंट्रीज के फॉरेस्ट में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका आता है एक्सट्रैक्ट, कस्टर्ड द ड्रैगन had big sharp teeth and spikes on top of his and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Relio Culio dagger on his toes. Means custard
जो है वो एक ड्रैगन है, ड्रैगन का नाम है यहाँ पे कस्टर्ड, उसके शार्प टीथ हैं, बहुत ज़्यादा पैने, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप हिम, स्केल्स अंडरनीथ, उसके अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ स्केल्स धारियाँ बनी हुई हैं, स्पाइक्स भी हैं, उसके नाखून वगैरह है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और मुंह से वो आग उगलता है, चिमनी फॉर नोज, और नोज से उसके धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जब मुंह से आग बरसाएगा तो नाक से धुआं निकलेगा, एंड रेलियो ड्रैगन ऑफ ऑन हिज टो, ठीक है, वो इस टाइप का है, बिल्कुल अजीब व गरीब, बहुत अजीब सा है। तो कस्टर्ड किसको बोला गया है? ड्रैगन के लिए। ओके, ड्रैगन का नाम ही कस्टर्ड है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैड बिग शार्प टीथ, तो बिग शार्प टीथ किसके हैं? तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव, ड्रैगन किस तरह की माउथ और नोज को रखता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो जाएगा ड्रैगन्स माउथ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज फायर प्लेस, ड्रैगन के माउथ को डिस्क्राइब किया गया फायर प्लेस जैसा, एंड चिमनी फॉर नोज, और नोज को चिमनी बताया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे आप देखना चाहो मैंने वहां से भी बता दिया है, आपको पोएम से ही लाइन मिल जाएगी, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, आपको 20 वर्ड्स में आंसर देना है। तो सबसे पहले पोएम है आपकी फॉग, फॉग से आपको आंसर देना है हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आते हैं, ठीक है, फॉग मीन्स जो कोहरा टाइप आता है ना, धुंधला धुंधला, तो वो किस टाइप से आते हैं। तो यहाँ पे 16 का 1 आंसर ये है द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, फॉग बिल्कुल साइलेंटली आती है कैट की तरह, इट्स स्मॉल फीट मतलब अपने छोटे छोटे पैरों से, जो पता नहीं पड़ती, साइलेंटली वे में। अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपका व्हाई इज द बॉय सो अपसेट, द बॉल पोएम से आपको ये दिया गया क्वेश्चन, व्हाई इज द बॉय सो अपसेट, बॉय इतना अपसेट क्यों था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे हम बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी थी, इसलिए वो अपसेट था, उसकी बॉल खो गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा ऑर्फन थी, ठीक है, अमांडा आपकी पोएम है उससे दी गई है, ये दिया गया क्वेश्चन। तो ऑर्फन मीन्स होता है, मैं आपको बता दूं, अनाथ, ठीक है। वाई डज सी से सो, वो ऐसा क्यों कहती है कि मैं अनाथ हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है क्यों कहती है, क्योंकि उसको हम यहाँ बोल सकते हैं जो अमांडा है उसके पेरेंट्स हैं वो अनाथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन गर्ल, वो एक अनाथ लड़की नहीं थी। सी इज सो मच स्ट्रेस्ड, वो थोड़े से परेशान रहती थी विद द कंटिन्यू नैगिंग ऑफ, नैग करते थे मतलब उसके पेरेंट्स, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, इसलिए हर पेरेंट्स दैट सी इमेजिन हर सेल्फ, तो वो अपने आप को इमेजिन करने लगी थी टू बी बेटर विदाउट दैम, कि मैं इनके बिना ज़्यादा अच्छी हूँ, इसलिए वो अपने आप को अनाथ मानने लगी थी कि हाँ मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, बट वो अनाथ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है 80 वर्ड्स का, ठीक है, 80 शब्द का। तो चलिएगा यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एरा द बुक, ठीक है, जो 20th सेंचुरी है वो एरा बुक का है, बुक पढ़ते थे उस टाइम पे लोग, एंड द 21st सेंचुरी इज द एरा ऑफ द कंप्यूटर, 21st एरा में सेंचुरी में कंप्यूटर का एरा आ गया। एंड डू यू थिंक बुक आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल कंटेंट, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि बुक्स को रिप्लेस किया जाए डिजिटल कंटेंट के साथ, डिजिटल कंटेंट जो भी हम कंप्यूटराइज पढ़ते हैं। गिव योर आइडिया अबाउट द यूजेस ऑफ डिजिटल बुक, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर से है ये आपका क्वेश्चन। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20th सेंचुरी को हम बोलते हैं एरा ऑफ द बुक बिकॉज बुक्स वर द मेन वे, जो बुक्स हैं वो ही मेन वे हैं लोगों के लिए लर्न एंड शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन। इन 21st सेंचुरी द एरा ऑफ द कंप्यूटर हैज़ अराइव्ड, फिर 21st सेंचुरी में कंप्यूटर का एरा आ गया एंड डिजिटल कंटेंट का, लाइक ई बुक्स वगैरह आ गई एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स आ गए, ऑनलाइन हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, आर बिकमिंग मोर पॉपुलर, ये ही पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो बुक से भी कुछ क्वेश्चंस लर्न करते हो, अभी आप मेरी वीडियो देखोगे तो यहाँ से भी पढ़ोगे, तो ये डिजिटल कंटेंट हो जाएगा आपके लिए। वाइल
डिजिटल कंटेंट इज ग्रोइंग, आई डोंट थिंक बुक्स विल एवर बी फुली रिप्लेस्ड। हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि जो डिजिटल कंटेंट है वो ग्रो तो हो रहे हैं, बट पूरी तरह से बुक्स फुली रिप्लेस नहीं हो सकती। मैनी बुक्स पीपल स्टिल एंजॉय रीडिंग फिजिकल बुक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी मतलब बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस देती हैं। हाउएवर डिजिटल बुक्स आर वेरी कन्वीनियंट। हाँ, ये भी मानना है कि डिजिटल बुक्स जो है वो भी कन्वीनियंट हैं। दे कैन बी रीड ऑन डिवाइसेज लाइक टैबलेट्स, हम उनको भी पढ़ सकते हैं टैबलेट्स में, जो हमारे छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, एंड कंप्यूटर्स में, मेकिंग देम ईजी टू कैरी एंड एक्सेस एनीवेयर। हाँ, ईजी भी होता है कि हम कहीं भी उसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा के आराम से पढ़ सकते हैं। डिजिटल बुक ऑल्सो सेव स्पेस, जो डिजिटल बुक्स होती हैं वो स्पेस भी सेव करती हैं हमारी, मतलब जगह ज़्यादा नहीं घेरती हैं। आर ऑफन चीपर देन प्रिंटेड वन। अगर हम प्रिंटेड बुक लेते हैं तो उसके लिए हमें रखने के लिए भी स्पेस चाहिए, बट इसके लिए नहीं चाहिए डिजिटल कंटेंट के लिए। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका ओपिनियन भी मांग रहा है क्वेश्चन में, तो अपना ओपिनियन आपको देना है। डिजिटल बुक्स आर अ ग्रेट टूल फॉर लर्निंग, जो भी आपकी डिजिटल बुक्स हैं वो ग्रेट टूल हैं लर्निंग के लिए एंड रीडिंग ऑन द गो, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दे अलाउ पीपल टू एक्सेस अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बुक्स क्विकली, ये अलाउ भी करते हैं कि लोग अच्छे ज़्यादा मात्रा में बुक्स को पढ़ें इजीली, वेरी क्विकली, वैरायटी की बुक्स आपको मिलें। एंड सम फीचर्स लाइक एडजस्टेबल टेक्स्ट साइज एंड बिल्ट इन डिक्शनरीज मेक रीडिंग ईजियर फॉर मैनी। ठीक है, इससे आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी बहुत जल्दी से बढ़ जाती है, ईजी भी हो जाती है। वाइल ट्रेडिशनल बुक्स में नॉट डिसअपियर, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल बुक्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। डिजिटल बुक्स ऑफर न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर रीडर्स इन टुडेज वर्ल्ड, लेकिन जो डिजिटल बुक्स है वो ऑफर करती हैं नई पॉसिबिलिटीज़ को रीडर्स की, जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं लोग, रीडर्स हैं टुडेज वर्ल्ड में, आज के संसार में, आज के युग में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग में ही है। सेकेंड, साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना कि इस संसार को एक बेटर प्लेस बनाएं। ग्रिफिन वॉज साइंटिस्ट, ग्रिफिन भी एक साइंटिस्ट थे। एंड इन्वेंटेड समथिंग, उन्होंने भी कुछ इन्वेंट किया। व्हाट वाज द इन्वेंशन एंड व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बेस्ड ऑन द स्टोरी, तो उनका इन्वेंशन क्या था और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बेस्ड ये स्टोरी है वो क्या है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से है ये आपका, क्योंकि बिना फुटप्रिंट्स के ही आपके मतलब फीट के बिना ही फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। तो चलिएगा इसका आंसर करते हैं, या देखेंगे ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, हु इन्वेंटेड अ वे टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। उसने क्या इन्वेंट किया था, क्या आविष्कार किया था, तो उसने आविष्कार किया था कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाए, मतलब इंसान के शरीर दिखे ही ना। ही अचीव्ड दिस बाय टेकिंग स्पेशल ड्रग्स, उसने अचीव कर लिया इसको एक ऐसा ड्रग्स बना के, दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट, और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट भी हो गई, लाइक ग्लास, एक शीशे की तरह, वाइल स्टिल बीइंग सॉलिड, लेकिन वो अभी भी सॉलिड भी थी। एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी इज व्हेन ग्रिफिन आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है इस स्टोरी का, जब ग्रिफिन इनविजिबल हो जाते हैं, वेंट टू अ विलेज इन, गांव में चले जाते हैं एक में, इनमें सराय में। ही स्टॉल मनी फ्रॉम अ क्लर्जीमैन डेस्क, और वो क्लर्जीमैन की डेस्क से पैसों को चुरा लेते हैं। एंड व्हेन द इनकीपर मिसेस हॉल वेंट टू चेक हिज रूम, जब वो अपने रूम को चेक करती हैं, सी फाउंड इट एम्प्टी, तो उनको लगता है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। इवन दो हिज क्लोथ वर देयर, लेकिन कपड़े वहाँ थे। लेटर ग्रिफिन रिवील्ड हिज इनविजिबिलिटी, वो रिवील्ड कर देता है अपने इनविजिबिलिटी को, वाई रिमूविंग हिज क्लोथ्स एंड बैंडेज, ठीक है, बैंडेज वगैरह कपड़े वपड़े सब हटा देते हैं। टर्निंग इनटू अ हेडलेस मैन, लेकिन वो हेडलेस मैन में दिखने लगता है। दिस शॉक्ड एवरीवन, लेकिन ये शॉक्ड हो जाते हैं सभी, हर कोई। एंड ग्रिफिन एस्केप्ड बाय बिकमिंग इनविजिबल अगेन, लेकिन फिर ग्रिफिन एस्केप्ट करते हैं अपने आप को इनविजिबल, दोबारा से वो इनविजिबल हो जाते हैं। दिस इंसिडेंट शोज द स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग इफेक्ट ऑफ ग्रिफिन्स इन्वेंशन, ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, शोज द स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी घटना थी, एंड सरप्राइजिंग इफेक्ट, और एकदम से सरप्राइजिंग इफेक्ट था, लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया, और यही था ग्रिफिन का इन्वेंशन।
ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 3 में से इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच, जो कि 20 वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब 20 शब्दों का तो एटलीस्ट हो, उससे ज़्यादा हो जाए नो इश्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। सबसे पहले 18 का 1, हु वॉज हॉरेस डेनवी? हॉरेस डेनवी कौन था? फिर इसमें ही पूछा जा रहा है व्हाई डिड ही स्टील समथिंग एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता था? ठीक है, चोरी क्यों करता था? तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से ये क्वेश्चन है। चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हॉरेस डेनवी। 18 का 1, हॉरेस डेनवी वॉज अ लॉक स्मिथ। हॉरेस डेनवी एक लॉक स्मिथ था, ताले वगैरह जो काम करते हैं उनको लॉक स्मिथ बोलते हैं। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक बहुत सफल बिजनेसमैन भी था। ही स्टॉल एवरी ईयर, वो हर साल चोरी करता था। सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, जिससे कि वो एक्सपेंसिव महंगी महंगी किताबों को, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, ठीक है। तो जब वो चोरी कर लेगा एक बार में तो महंगी महंगी किताबों को खरीद पाएगा। दैट ही लव्ड टू कलेक्ट, उसको पसंद था बुक्स को कलेक्ट करना, एक से एक महंगी बुक्स उसके पास हो। ईच ईयर ही प्लांट केयरफुली, और हर साल वो प्लांट बनाता था सो एज टी स्टिल एनफ टू लास्ट 12 मंथ, और 12 महीने तक उसका काम चल जाता था कि एक बार में इतने अच्छी चोरी कर लो जिससे कि मैं अच्छी अच्छी बुक खरीद पाऊँ और 12 महीने तक मुझे दोबारा से कोई चोरी ना करनी पड़े, 1 साल तक। इसी में हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज। यहाँ आपको स्पीसीज और बटरफ्लाई की सब स्पीसीज के बारे में बताना है, विच वॉज कलेक्टेड बाय रिचर्ड एच एवराइट। ठीक है, तो इन्होंने जो कलेक्ट की थी। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर से आपका लिया गया ये क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका करते हैं। यहाँ देखिए रिचर्ड एवराइट से। रिचर्ड एवराइट वाज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज कलेक्ट करने में उनको बहुत इंटरेस्ट था। बाय द टाइम ही वाज इन हिज सेकंड ग्रेड, जब वो सेकंड ग्रेड में थे, ही कलेक्टेड ऑल द 25 स्पीसीज बटरफ्लाईज। उन्होंने 25 तरह से की प्रजातियों को इकट्ठा किया था। स्पीसीज मीन्स होता है प्रजाति, ठीक है, जो प्रजाति होती हैं एनिमल्स की, जानवरों की। तो बटरफ्लाई की 25 उन्होंने प्रजातियों को पकड़ा था। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, अपने होम टाउन से। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्शन इफ हिज मदर हैड नॉट बॉट हिम अ बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, तो उनकी मदर ने एक बुक भी दी थी उनको खरीद कर, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक टोल्ड हिम अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क। उस बुक में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था कि माइग्रेशन कब करती है मोनार्क बटरफ्लाई टू सेंट्रल अमेरिका में। एंड आगे देखिए, दिस बुक अरोज्ड हिज इंटरेस्ट इन मोनार्क बटरफ्लाईज। इस बुक ने उनका इंटरेस्ट डेवलप किया मोनार्क बटरफ्लाई की तरफ। एंड ओपनड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और एक नया संसार खोल दिया साइंस की दिशा में। दिस प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ यंग रिचर्ड एवराइट। इनके मतलब जो यंग रिचर्ड एवराइट थे उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट मिला। ही बिगेन टू रेज मोनार्क, उन्होंने रेज किया मोनार्क बटरफ्लाईज को इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम, अपने घर के बेसमेंट में ही उनको रखा। एंड स्टडी डिफरेंट स्टेज, और उनकी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनके बारे में पढ़ाई की, ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि वो किस तरह से डेवलप करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दैट टाइम। दिस टाइम ट्रिकी वाला चैप्टर है, जो कि है एक डॉग हु सेड दिस कमेंट एंड व्हाई। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स ये कमेंट किसके द्वारा किया गया था और क्यों किया गया था। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, मैं बहुत परेशान हूँ ट्रिकी को लेकर। दिस टाइम, इस समय। तो ट्रिकी एक डॉगी था, उसके लिए ये कमेंट किसने किया था। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का है ये, कि सर्जरी पर विजय पाली मैंने। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखिए ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। दिस कमेंट वॉज सेड बाय मिस्टर हैरियट। ये कमेंट किया गया था मिस्टर हैरियट के थ्रू, जो कि वेटरनरी सर्जन थे, ठीक है, डॉक्टर थे, जो कि डॉग्स वगैरह का वो करते हैं ट्रीटमेंट। ही सैड दिस बिकॉज ट्रिकी मिसिस पम्फ्रीज डॉग, उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो
ट्रिकी था वो मिसेस पम्फ्रे का डॉग था, उनका कुत्ता था, सो वॉज एक्सट्रीमली अनहेल्थी, और जो पूरी तरह अनहेल्दी था, मतलब स्वस्थ नहीं था। ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा था, लेजी था, एंड वीक बिकॉज, और कमज़ोर भी था क्योंकि ऑफ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ईटिंग करता था, ज़्यादा खाता रहता था बस, और पड़े पड़े कुछ काम नहीं करना, लेजी कहीं का। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कोई एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, वॉक करना ही नहीं है उस डॉग को, आराम से पड़े रहना है क्योंकि उसको तो खाने को मिल रहा है ना। जैसे डॉग भागते हैं, कुछ हम गेम खिलाते हैं डॉग्स को, कोई बॉल फेंक रहे तो वो पकड़ के ला रहा है, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं थी उसके साथ। सो मिस्टर हैरियट वॉज वरीड, इसलिए मिस्टर हैरियट चिंतित थे, ओके, मीन्स परेशान थे, वरीड, दैट इफ द सिचुएशन कंटिन्यूड, अगर ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू चलती रही तो ट्रिकी माइट बिकम सीरियसली इल, तो जो ट्रिकी है वो सीरियसली इल हो जाएगा, सच में ही बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगा, उसको कोई ठीक करने वाला नहीं होगा। इसलिए वो ये जो शब्द थे, ये जो वर्ड्स थे, ये जो लाइन थी, ये किसने कही थी? मिस्टर हैरियट ने। ओके, अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ ओल्ड वॉज हॉरेस डेनवी, हॉरेस डेनवी कितने साल के थे? अ क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट से है ये आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, बुक रीड कर लेना, चैप्टर रीड अच्छे से कर लेना, तो आपको क्वेश्चन के आंसर फटाफट पता पड़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वॉज माइटी, माइटी कौन था? थिंक टैंक वाली कहानी सुनी है, ठीक है, थिंक टैंक। तो यहाँ पे द बुक दैट सेव द अर्थ, अर्थ, इसमें थिंक टैंक जो है वो ही माइटी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉयज सी मडी फुटप्रिंट, तो यहाँ पे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है ये, तो मडी फुटप्रिंट देखे गए लंदन में, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस की कॉस्ट क्या थी? द नेकलेस चैप्टर से है, तो 36,000 फ्रैंक्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने सेक्शन सी और डी दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं, सो पूरी वॉच करिएगा। और जो मैंने ए और बी पार्ट बनाया है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, तो वहाँ से भी वॉच कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए आपको आपकी, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 का आप टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।